आज हम हल करने जा रहे हैं CGPC 2008 का पेपर। आइए देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है ना। प्रथम नियुक्ति, प्रथम चयन, CGPSC 2008 पेपर हल करते हैं। सबसे पहले देखें पहला क्वेश्चन, आम बात की परम औषधि है। आम बात में कौन सी औषधि श्रेष्ठ है? परम यानी श्रेष्ठ होता है। तो आम बात में एरंड यानी एरंड तेल जो है वो सुप्रधान बताया गया है। तो इसका आंसर जो है वो बी है, एरंड, है ना। जहाँ तक हम इसको जब डिटेल पढ़ते हैं तो ये मालूम होना चाहिए। भी हमने देखा कि भाव प्रकाश में तो है ही एरंड, है ना। भाव प्रकाश एक अच्छा आंसर है ही इसका। ये एरंड किसने बताया? भाव प्रकाश ने बताया। इसके अलावा हारित ने भी एरंड बता रखा है, अजमोदादी चूर्ण, है ना, एरंड तेल। तो हारित भी ने भी बता रखा है। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, पिंड तेल का रोगाधिकार क्या है? तो मुझे बताएं एमपीपीएससी कौन से पेपर में आया जल्दी, एमपीपीएससी के, क्योंकि अब पेपर में क्वेश्चन रिपीट होने लग गए जब अपन 5-6 लगा लिए। ये यहाँ क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन सीजीपीएससी 2008 में आया था, एमपीपीएससी 2009 में ये रिपीट हुआ है ना। हम पिंड तेल चरक ने बताया है और सुश्रुत ने भी बताया, बात रक्त में देते हैं। तो ये पुराने पेपर लगाने का यही मतलब है कि क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। उसमें से ये था। तमक श्वास के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं, संतमक और प्रतमक। ये भी आसान क्वेश्चन है, संतमक और प्रतमक ऐसे करके 2 भेद होते हैं। फिर आते हैं आतत्वा निवेश है ना। तो आतत्व निवेश कब पढ़ते हैं अपन? जो उन्माद वाला चैप्टर है उसके बाद में अपस्मार आता है। अपस्मार में अपस्मार के वर्णन के साथ साथ आतत्वा निवेश का भी वर्णन किया गया है। ठीक है। तो ये उन्माद, अपस्मार और आतत्वा निवेश ये मनोवैश्वतस के रोगों में काउंट होते हैं। किसमें काउंट होते हैं? मनोवैश्वतस के रोगों में काउंट होते हैं। तो ये जो है आतत्वा निवेश का में आता है, मानसिक रोगों में आता है। फिर आते हैं सड़ंग पल पानी का प्रयोग किसमें होता है? तो इससे पहले जब हमने जब एमपीपीएससी लगाया था 2009, उसमें आया था सड़ंग पानी कौन सी कल्पना में आता है? तो उसका आंसर था क्वाथ कल्पना में। ठीक है, सड़ंग पानी कौन सी कल्पना में आता है? तो उसका आंसर था क्वाथ कल्पना में। यहाँ उससे हम आगे जा रहे हैं, सड़ंग पानी का में यूज क्या यूज है उसका। तो ज्वर में जो पिपासा होती है, ज्वर पिपासा शांति के लिए होता है सड़ंग पानी। तो इसका आंसर क्या है? ज्वर पिपासा के लिए, ज्वर पिपासा शांति के लिए। ज्वर में हमें प्यास लगती है तो प्यास के समय क्या देना चाहिए? सड़ंग पानी देना चाहिए। फिर आते हैं राजयक्ष्मा के प्रयोग में कौन सी परपटी प्रयुक्त होती है? तो जो परपटी कल्पनाएं हैं वो हम रसशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। अलग अलग रोग में अलग अलग परपटियां बताई गई हैं। जैसे ऑप्शंस को देख के अपन को मालूम है कि बोल परपटी जो है वो रक्त स्राव की है। रक्त स्राव में बोल परपटी यूज करते हैं। ठीक है। जो विजय परपटी है वो संग्रहणी की है। संग्रहणी में विजय परपटी बताई गई है। आपका पंचामृत परपटी वो भी संग्रहणी की है, रोगाधिकार की है। और जो स्वर्ण परपटी है वो है राजयक्ष्मा के लिए। क्योंकि जैसे एक अपन योग पढ़ते हैं स्वर्ण योग, राज में कांग, ये क्वेश्चन भी आया था, राज में कांग, है ना, काय में देते हैं। तो उसका आंसर अपन ने पढ़ा था कि वो सोस में यानी यक्ष्मा में देते हैं। तो स्वर्ण जो है वो यक्ष्मा में अच्छा काम करता है। यहाँ पर आंसर बन रहा है स्वर्ण परपटी जो है यूज होती है राजयक्ष्मा में। फिर बढ़ते हैं, आविपत्तिकर चूर्ण का रोगाधिकार क्या है? तो आविपत्तिकर चूर्ण जो है, अभी एमपीपीएससी का पेपर लगाया था तो उसमें आया था आविपत्तिकर चूर्ण का जो है मुख्य घटक क्या है। ठीक है। तो क्या होता है, एग्जामिनर पुराने पेपर लेता है, उनको पढ़ता है, तो उसको सेम क्वेश्चन ना दे के उससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एमपीपीएससी में पूछा था आविपत्तिकर चूर्ण का मुख्य घटक क्या है, निषोध यानी त्रिबत। यहाँ पूछा गया उसका रोगाधिकार क्या है। तो आविपत्तिकर जो है अम्लपत्ति की प्रमुख औषधियों में काउंट होता है, प्रमुख औषधि जो है माना जाता है। क्योंकि अम्ल पित्त में पित्त की चिकित्सा विरेचन ही होती है और इसमें निषोध होता है जो कि सुख विरेचक होता है। और शर्करा होती है बहुत मात्रा में, शर्करा में मधुर रस होता है, मधुर रस पित्त का शमन करता है। ठीक।
फिर आते हैं जलोदर रस का मुख्य घटक क्या है ना। जलोदर में जलोदर की चिकित्सा जो क्या होती है, विरेचन। विरेचन कराने के लिए क्या यूज होता है इसमें, जयपाल। जयपाल होता है इसके अंदर। पीवत, एरंड, स्नोई ये भी विरेचक होते हैं, लेकिन इसमें जलोदर रस में जयपाल होता है। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, कन का सब। तो कन का सब और कन का रेस्ट जो, इनका क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। कन का सब की मात्रा कितनी होती है। तो कन का सब में जो है धतूरा होता है ना। और कितने होता है, 4 पल, पल मानते हैं, है ना धतूरा। आसव अरिष्ट की मात्रा जो है वो अपने यहाँ बताई गई पल में, 1 पल 2 पल। अब यहाँ पर व्यवहारिक मात्रा पूछी गई है कन का सब की, कि कन का सब जो है व्यवहारिक रूप से कितना देंगे। ठीक है। तो व्यवहारिक मात्राएं जो है वो अलग अलग होती हैं, चूर्ण के लिए अलग होती हैं, आसव अरिष्ट के लिए अलग होती हैं। जो पर्चे लिखते रहते हैं उनको मालूम रहती है। तो व्यवहारिक रूप से जो आशा और रेस्ट की मात्रा होती है वो 20 ml होती है। 4 चम्मच अपन देते हैं कि पानी में मिला लेना, संभाग पानी में, और फिर लेना। तो यहाँ आंसर जो है वो क्या निकलना है, 20 ml निकलना है। आशा और रेस्ट की मात्रा जो है 20 ml होती है। तो ये साधारण प्रैक्टिस की बात है कि जो हम रस औषधि लिखते हैं किसी को, रस औषधि, रस औषधि में आता है जैसे आपका भरतवाज चिंतामणि रस, है ना, कुमार कल्याण रस, है ना, इस टाइप की जो है श्वास का चिंतामणि, जो रस औषधियों की मात्रा 125 मिलीग्राम होती है ना, 125 मिलीग्राम लिखते हैं। अगर हम किसी को चूर्ण दे रहे हैं तो आमतौर पे 5 से 6 ग्राम लिखते हैं, 5 ग्राम या 6 ग्राम, 1 चम्मच के बराबर चूर्ण देते हैं। और अगर हम किसी को जो है आसव लिख रहे हैं, सपोज एक्स वाई आसव रेस्ट कुछ भी लिख रहे हैं, तो वो लिखा जाता है 20 ml, यानी 4 चम्मच के बराबर 20 ml प्लस सम भाग जल, उतना ही जल में हम उसको डाइल्यूट करा के देते हैं। तो ये थोड़ा व्यवहारिक क्वेश्चन पूछा गया था कि कण का सब की कितनी मात्रा होती है, तो उसका आंसर क्या है, 20 ml। अब बढ़ते हैं, स्नेह के कितने प्रकार होते हैं। तो चूंकि स्नेह के भेद दो भी होते हैं, लेकिन दो जो होते हैं वो योनि भेद से होते हैं, तो यहाँ आंसर दो नहीं हो सकता है। स्नेह के प्रकार अगर योनि भेद से पूछते तो दो होते, क्योंकि यहाँ स्नेह के प्रकार पूछ रहे हैं केवल। तो स्नेह भेदो चतुर्वेदा घृत तेल बसामज्जा, स्नेह भेदो चतुर्वेदा, स्नेह के भेद घृत तेल बसामज्जा चतुर्वेदा, स्नेह के भेद कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 4। तो सही आंसर क्या है, 4। फिर 11वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि आकस्मिक दुर्घटना, है ना, जैसे छत्तीसगढ़ पीएससी जो है और एमपी पीएससी जो है उसका सिलेबस एक जैसा ही है, दोनों में काय चिकित्सा आर्थिक चिकित्सा है। तो आर्थिक चिकित्सा के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया कि आकस्मिक दुर्घटना होती है, तो आकस्मिक दुर्घटना में आमतौर पर सद्दोवरण यानी चोट लग जाती है व्यक्ति को, तो उसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो आकस्मिक दुर्घटना, सपोज आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आपका पहला कर्तव्य क्या होता है कि जो मरहम पट्टी करा लें, है ना, मरहम पट्टी यानी कि ड्रेसिंग करा लें, है ना, चोट जहाँ लगी होगी। तो प्रणोपचार एक चीज है। इसके अलावा कई बार अपन गिर जाते हैं, कोई लोहे की चोट लग जाती है तो टिटनेस का इंजेक्शन भी लगाते हैं। इसके अलावा दर्द हो रहा हो तो पेन किलर भी ले लेते हैं। तो जो है इसमें चूंकि सर्वप्रथम करके पूछा गया है, लेकिन जो है इसमें चूंकि सारे ऑप्शंस दिए हैं, तो ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पर सी आंसर बेटर है। और आंसर सीट ने भी यही आंसर मान किया था कि अपन पेन किलर देंगे, वर्णोपचार करेंगे, टिटेनस टॉक्साइड का इंजेक्शन देंगे। फिर आते हैं 12वें क्वेश्चन में, जिस जो है श्वास की मुख्य औषधि कौन सी है। तो श्वास में डेक्सामेथासोन तो उसके लिए होता है कि अपने फाइट इन फ्लाइट है ना, एलर्जी वगैरह रिएक्शंस में ज़्यादा यूज करते हैं। इसमें एमाइनोफाइलिन जो है वो यूज होता है, डेरिफाइलिन एमाइलोफाइलिन नाम से आते हैं इंजेक्शन, ब्रोंकोस को चौड़ा करने वाला। फिर और सप्तामृत लोह का रोगाधिकार क्या है। तो सप्तामृत लोह जो है वो आमतौर पे नवाइज लोह जैसे पांडु का होता है, लेकिन सप्तामृत लोह जो है वो सूल, मतलब सिरा सूल वगैरह जो होता है, या उस यहाँ पर उसकी फलश्रुति में शब्द आता है, नेत्र रोग सिरासूल इनके लिए होता है। नेत्र रोगों में अपन मानते हैं कि नेत्र रोग के लिए होता है, मुख्यतः आंखों की रोशनी अच्छी हो जाती है सप्तामृत लोह से।
और उसके जो फलश्रुति का लिखा है कि किस किस रोग में कार्यकारी होता है, वहां पर सिरासूल भी आता है। तो इन ऑप्शंस के आधार पे यहाँ बेटर आंसर सिरासूल है। फिर आप दग्ध के कितने प्रकार होते हैं? तो दग्ध के प्रकार दुर्दग्ध है ना, प्लुष्ट दग्ध, अतिदग्ध, सम्यक दग्ध करके दग्ध के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। सुश्रुत ने 4 बताए हैं। तो यहाँ पर दग्ध जो है वो इमरजेंसी कंडीशन में काउंट किया गया और उसके प्रकार पूछे गए हैं आर्थिक चिकित्सा की दृष्टि से। फिर आओ, तीव्र रक्तस्राव की प्रमुख औषधि क्या है? यानी बहुत अधिक ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए कौन सी औषध का यूज करना चाहिए? तो तीव्र रक्तस्राव के लिए जो है, यहाँ पर ऑप्शंस है प्रवाल पृष्टि, रस, रक्त पित्तांतक लो और पीयूष बल्ली रस। तो पीयूष बल्ली रस तो हो नहीं सकता क्योंकि वो पीयूष बल्ली रस जो है वो गृहिणी का है ना। पीयूष बल्ली रस जो है वो काय में यूज होता है? हमेशा गृहिणी में होता है। तो गृहिणी का है तो ये ऑप्शन तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब आपको एक ऑप्शन कट जाए तो बाकी आंसर क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना तो बनता है। ठीक है, तो ये तो होता नहीं है पीयूष बिल्ली रस क्योंकि ये गृहिणी का होता है। प्रवाल पिष्टी सिंगली ब्लड ब्लीडिंग नहीं रोक सकती है, उसके साथ कुछ ना कुछ आकी पिष्टी, कहरवा पिष्टी मिला के दी जाती है। ये सिंगली नहीं रोक पाएगी ब्लीडिंग, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है। दो में से देना, रक्त पित्तांतक लो और बोल बदरस। ऐसा मानते हैं कि जो बोल होता है वो सबसे अच्छा रक्तस्राव को रोकने वाली औषधि मानते हैं, जैसे बोल परपटी जो है वैसे ही बोल बदरस। तो यहाँ पर क्योंकि रक्त पित्तांतक में तो जो इंटरनल ब्लीडिंग है वह जो बाहर आ रही है उन्हीं को रोकना होता है। तीव्र रक्तस्राव के लिए सबसे अच्छी औषध जो है वो बदरस। यहाँ पर आंसर सही है। फिर आप सिर पे चोट लगने पर कौन सी दर्द निवारक औषधि का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो आई फैन का तो बिल्कुल नहीं प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि आई फैन तो उससे तो नींद आती है ब्ले और थक्का और जमता है जब व्यक्ति को अनकॉन्शियस होता है ना। तो आई फैन तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही नहीं है। तो एक आपने जो है सिरासूल में सिर में चोट लगने पे यूज होता नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका हट गया। गोदंती भस्म, गोदंती मिश्रण करके आता है पर सिर में चोट लगने के लिए नहीं होता, वो सिर दर्द के लिए होता है। सिर दर्द में जो है यहाँ पर सिर में चोट लगने पे बोला, तो यहाँ पर आर्थिक चिकित्सा के हिसाब से एसिटा एमाफिन इनोफिन जो है वो सही आंसर है। एसिटा इनाफिन सही आंसर है। आइए आवाज आप सभी को। ठीक। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो सिंपल क्वेश्चन है। बीएचओ का क्वेश्चन कोई ना कोई पूछा जा रहा है, मतलब डब्ल्यूएचओ का कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर संगठन का मुख्यालय कहाँ है वो पूछा गया है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। गर्भ निरोधक औषधि कौन सी है? करबीर है ना। करबीर की मूल तो गिराने के लिए होती है, गुंजा है, हिरण्य धतूरा है। तो इसमें गुंजा एक पिपलियाद योग होता है जिसमें पिपली, टंकण और गुंजा होता है। तो ये तीन जो है वो गर्भ निरोधक योगों के में घटक के रूप में काउंट होते हैं। गुंजा के अलावा पिपली भी है और टंकण भी है। ये गर्भ निरोधक योगों में आता है। आयुर्वेद के इतिहास के अंतर्गत सीसीआरएस ने जो योग बताए उनमें से एक योग में ये तीन घटक आते हैं, इसलिए आंसर यहाँ पर गुंजा है। अराउंड नाको जो है वो किससे संबंधित है? तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को नाको कहते हैं। नाको जो है वो कैसे संबंधित है? ट्यूबरक्लोसिस मतलब एड्स से संबंधित है। इससे पहले डॉट्स वाला क्वेश्चन ट्यूबरकुलोसिस वाला वो अपन ने एमपीपीएससी में देखा था। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एमपीपीएससी में भी अपन ने देखा था और जिला एस अधिकारी के पेपर में भी अपन ने देखा था कि उसमें भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था।
कब लॉन्च हुआ था नाको? पुराने पेपर लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल इतना याद करके रह जाए। ये एड्स का है। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम तो 1987 में हुआ था, लेकिन जो है फर्स्ट जब एड्स कंट्रोल जो है प्रोग्राम हुआ था तब 1992 में नाको लॉन्च हुआ था। ठीक। फिर एमडीटी किससे संबंधित है? तो एमडीटी खाओ और कुष्ठ मिटाओ, सभी को मालूम है। तो एमडीटी जो है उसका आंसर कुष्ठ है। नाको का आंसर था एड्स, एमडीटी का आंसर है कुष्ठ। अब जल्दी बताएं जेट बॉक्स में एमडीटी कौन से सन में लॉन्च हुई थी? जरूरी नहीं अगले साल आपसे एमडीटी क्या में है ये पूछें, कब लॉन्च हुई थी वो पूछ सकते हैं। ये रिवीजन आपको इसी चीज का करना है कि ये कौन से सन में लॉन्च हुई थी, है ना। तुरंत आपको इसी चीज को रिवाइज करना है। 1982 में ये लॉन्च हुई थी। फिर अस्थमरी किस एक रोग का कारण है ना? तो मूत्राघात ऑप्शन है, मूत्रकच्छ, मूत्रवृद्धि, आंत वृद्धि है। तो इन सब के भेद होते हैं, जैसे मूत्रकच्छ के 8 भेद होते हैं और 8 भेदों में एक होता है सक्करज अस्मरज। तो अस्मरज जो है एक मूत्रकच्छ का भेद होता है। तो इस प्रकार से मूत्र अस्मरी किस रोग का कारण है? वो मूत्रकच्छ का कारण है। दिल्ली तक एक प्रकार का क्या है? सीवन कर्म है, बंधन कर्म है, अग्नि कर्म है कि शस्त्र कर्म है? तो दिल्ली तक एक प्रकार का सीवन कर्म है। यहाँ जब हम पुराने पेपर लगा रहे हैं तो हमें कुछ तुरंत रिवीजन कर लेना चाहिए कि ये मिलते जुलते शब्द हैं। बल्लूर जो है वो सूखा हुआ शुष्क मांस होता है। सूखे हुए मांस को बल्लूर कहते हैं। और बल्लूर रख जो है वो कर्णफाली संधान विधि है। ठीक है। और बेली तक जो है वो एक सीवन कर्म है ना। बेली तक सीवन कर्म में आता है। फिर आप गुदा और मेद में किस प्रकार का जो है छेदन किया जाता है? तो ये तो अपने फंडे का है कि गुदा जो है वो आधे अंगुल, है ना, तो उस प्रमाण में होती है। तो गुदा का जो प्रमाण है वो अर्धचंद्राकार होता है। चंद्राकार हाथ और पैर के तलवों में है और अर्धचंद्राकार गोदा और मेड में किया जाता है। ये फंडे का क्वेश्चन है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता है। फिर आए कि शिशिर ऋतु में कब बंधन खोलना चाहिए? तो इसका भी एक फंडे का फॉर्मूला है कि हे शिव तुम तीनों देवताओं में महान हो। तो हे शिव करके फॉर्मूला था, तीनों देवताओं में महान थे। तो यहाँ पर शिशिर में कब खुलेगा? शिव में शिशिर आ जाएगा, तो शिशिर में कब खुलेगा? तीसरे दिन खुलेगा। यहाँ आंसर क्या था, कब खुलना है? तीसरे दिन। ये शिव जो है इसमें तीसरे दिन है और शेष में जो है 2 दिन बात करते थे। ये चरक मतलब सुश्रुत के सूत्र स्थान में जो छेदन वाला चैप्टर है उसी में बताया गया है। फिर अर्थ में दूध से थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, चैलेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि अर्थ में दूध से तो जो है अलग अलग होते हैं। वो अर्बुद में दूध से तो अलग अलग होते हैं। यहाँ पर लेकिन क्योंकि उसका भेद होता है, रक्त अर्बुद, मांस अर्बुद, मेदा अर्बुद, तो सभी दूध से हो सकते हैं। एक चुनना है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अर्बुद सबसे पहले आता है मांस पित्तोषज विकार में। रक्त पित्तोषज विकार में नहीं लिखा रहता है, मांस पित्तोषज विकार में आता है। तो इसमें यहाँ पर आंसर मांस माना गया था। लेकिन कंट्रोवर्सी है, ऐसा क्वेश्चन जो है चैलेंजिंग है, चैलेंज किया जा सकता है, कैंसिल हो जाएगा आज के समय में। तो फिर आओ निम्नलिखित निम्न में से किस रोग में वात पित्त कफ रक्त चारों दोष दूषित होते हैं? तो अनंत वात की हम बात करें तो अनंत वात तो त्रिदोषज होता है। अर्धावेदक या तो वातज होता है अथवा वात कफज होता है। सूर्यवर्त में सूर्य कहते हैं, वी आर सूर्य वात रक्त दोष होता है। जो संकक है वो त्रिदोष और रक्तज होता है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या है? संकक। शुक्लगत रोगों की संख्या कितनी होती है? तो शुक्लगत रोगों की संख्या कितनी होती है? 11। पर्वणी कौन सी व्याधि है? छेद लेख भेद और असाध्य। तो पर्वणी में छेदन किया जाता है, जैसे अपन ने
फंडे का क्वेश्चन है ये, तो ये अपन याद करते हैं कि जो पर्व होते हैं, महापर्व होते हैं, जिसको हम महापर्व में आता है आपका 15 अगस्त, 26 जनवरी, इसको आधा आपकी छुट्टी मिलना चाहिए, तो आधा भाग का क्या करते हैं, परवड़ी में छेदन करते हैं। फंडे वाला क्वेश्चन है, परवड़ी में छेदन किया जाता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं सकता है, इसका आंसर एक ही रहेगा, छेदन। यहाँ रेफरेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सालाके में जो नोट्स में है, उसकी उसकी रेफरेंस की टेंशन अपन नहीं लेंगे। सालाके में अपन पढ़ते हैं तो वहाँ नोट्स में आ जाता है। फिर और नासापीती ना में कौन सी वायु दूषित होती है, तो नाक में जो वायु जाएगी वो वायु कौन सी होगी, हमेशा उदान वायु रहेगी, जो ऊपर की ओर जाएगी। ये आंसर क्या है, उदान वायु। जैसे वो चर्मकील में व्यान वायु रहती थी, यहाँ पर नासापीती ना में क्या है, उदान वायु। और अपन जो चर्म कील पढ़ते थे, उसमें चर्म कील में व्यान वायु रहती थी। रक्त का नस किस रोग में देते हैं, तो रक्त के नस देने के पीछे जो उद्देश्य ये है कि हम उसकी रक्त की खुशबू को सूंघ के जो है, वो नाक में जो कीड़े हैं वो बाहर आ जाएं। तो रक्त कृमिच जो है, सिरो रोग में रक्त का नस देने का विधान है। ठीक है, यहाँ अपने कंसेप्ट क्लियर है कि सूर्यावर्त में कौन सा नस देते हैं, तो सूर्यावर्त में भ्रंगण नस देते हैं। कौन सा देते हैं, भ्रंगण नस देते हैं। और अर्धावेदक में क्या कर देते हैं, शीरीष मूल का जो है अपीन नस देते हैं, है ना। इसमें संखक में नावन है, यहाँ पर रक्त का नस किसमें देते हैं, कृमिच शिरोरोग में देते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कंटिन्यूस, कौन से शिरोरोग में कौन सा नस दिया जाता है। फिर और रस समुच्चय में विषों की संख्या कितनी है, तो विष तो जो है 5 बताए गए हैं, मुख्य रूप से 5 विष होते हैं। 5 होते हैं। उपविष जरूर सबने अलग अलग बताए, किसी ने 7 बताए, 11 बताए, तरंगणी में 11 है, समुच्चय में 7 है। शिशु वध के लिए कौन सी धारा होती है, शिशु वध के लिए जो धारा है, कौन, सिंपल क्वेश्चन है ना। जो मर्डर के लिए जो होती है वही शिशु वध के लिए भी होती है, 302। रूल ऑफ 9 किससे संबंधित है, तो अपन को मालूम है, रूल ऑफ 9 से अपन जो जलने का बर्न, जो बर्न का रूल है, जलने का आकलन करते हैं, कितने परसेंट व्यक्ति जल गया है, तो रूल ऑफ 9 जो है वो दग्ध व्रण से है। न्यायालय के कितने प्रकार होते हैं, तो न्यायालय के 2 प्रकार होते हैं, दीवानी और फौजदारी। यानी एक जो है जमीन जमीन जायदाद के केस चलते हैं जहाँ पर, और एक जो है क्रिमिनल के चलते हैं। तो न्यायालय के दो प्रकार होते हैं, दीवानी और फौजदारी। टाइप्स पहले 2 होते हैं। फिर अब वसनाभ का प्रतिविष क्या है, तो अपन सिंपल क्वेश्चन है, मालूम है वसनाभ का प्रतिविष क्या होता है, टंकण। कुपीलू किसका घटक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ क्योंकि हम लोग जब रसशास्त्र पढ़ते हैं तो लास्ट में ये भी देखते हैं कि कौन से विष के योग कौन कौन से होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टॉपिक को आस्पेक्ट मतलब ध्यान में रखते हुए मैंने नोट्स में सबको शामिल किया है कि इस टाइप का क्वेश्चन भी बनता है। तो जैसे यहीं से एक एक घटक एक एक का पढ़ते हैं, तो संजीवनी बटी में 2 विष होते हैं, एक तो भल्लातक होता है और एक दूसरा होता है जो है वसनाभ। ठीक है, थोड़ा अगर हमको याद है तो एक चीज, एक ऑप्शन हट गया। ठीक है, वसनाभ और भल्लातक जो है विष होते हैं संजीवनी। सूत सेकर में मैंने याद किया था, सिर पे क्या चढ़ता है, तो भगवान शिव के धतूरा चढ़ता है
है ना। भंगराज की भावना होती है सूद सेकर रस में, तो यहाँ पर क्या होता है, धतूरा होता है इसमें, सूद सेकर में। नए जीवन को मत, नए जीवन को मत कुछ लो, ये फंडे का है। नए जीवन को, जैसे कई लोग जो है कन्या भ्रूण हत्या करवा देते हैं, तो नए जीवन को मत कुछ लो, कुछ लो, है ना। कुछ लो से याद रखना है कि इसमें नवजीवन रस में कुचला होता है। उन्माद गजांकुश, उन्माद पे हमने अंकुश लगाना है, तो उसके लिए है कुपीलु। इस इसका आंसर क्या है, कुपीलु। तो आप पुराने पेपर हल कर रहे हो, यहाँ पर अगर आप अटक गए, आपको ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है कि ये कुपीलु किसका घटक है, इसका मतलब है आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है। किसका, तो रसशास्त्र में एक पेज है लास्ट में विष के बारे में, विष के बारे में जहाँ विष खत्म होते हैं तो विष का वर्णन आता है, वहां पर अपन ने गुंजा के, कुपीलु के, अफीम के, इनके योग लिख रखे हैं कि कौन से में अफीम पाया जाता है, कौन में भांग पाई जाती है, कौन में जो है कुचला होता है, कौन में कुपीलु होता है, कुछ में गुंजा होती है। वो आपको तुरंत रिवीजन करने की आवश्यकता है ना। और रिवीजन का मतलब ये नहीं कि आप नोट करते रहो, कल पढ़ो, परसों पढ़ो। जैसे बड़े अधिकारी को, जब किसी बड़े अधिकारी का फोन आता है तो वो तुरंत जो है सामने वाले का रिस्पॉन्स लेता है, तुरंत उसको फीडबैक देता है, वैसे ही इसको तुरंत रिवीजन कर लो। इसके बाद में आते हैं लूता विष के कितने अधिष्ठान होते हैं। तो विष के, जांगम विष के अधिष्ठान होते हैं 16, ठीक है। और जो स्थावर विष होते हैं उनके अधिष्ठान होते हैं 10, लूता के अधिष्ठान होते हैं 7, है ना। स्थावर विष के कितने होते हैं 10, जांगम के कितने अधिष्ठान होते हैं 16, लूता के सुश्रुत में 7 होते हैं, अष्टांग में 8 होते हैं। यहाँ आंसर क्या है, 7 सही आंसर है। फिर पढ़ते हैं हाइड्रोफोबिया, है ना। हाइड्रोफोबिया हम जानते हैं कि जब कुत्ता के काटने से लक्षण आ जाते हैं, असाध्य लक्षण, तो हाइड्रोफोबिया कहते हैं उसको। तो हाइड्रोफोबिया जो है उससे क्या समझ सकते हैं हम, अलर्क भी समझ सकते हैं। मूसक विष का अधिष्ठान क्या है, तो मूसक विष का स्पेशल अधिष्ठान जो है, मूसक विष केवल शुक्र में रहता है। चूहे का जो शुक्र जहाँ गिरता है वहां से वो फैलता है। तो मूसक विष का अधिष्ठान क्या है, शुक्र है। लूता होता तो लूता जरूर लाला, आर्तव, दंत, है ना, सभी जगह होती है, लेकिन यहाँ पर मूसक विष का अधिष्ठान क्या है, शुक्र। कुपीलु मुख्यतः किस पे कार्य करता है, तो कुपीलु जो है वो सुषुम्ना पे काम करता है ना। कुपीलु झटके लाता है, क्योंकि कुपीलु के सेवन करने से झटके आते हैं, वो सुषुम्ना पे कार्य करता है। फिर आते हैं सुश्रुत के अनुसार जो है वो रजा काल कितने दिन का होता है। सुश्रुत में स्पष्ट तो नहीं लिखा है कि रजा काल कितने दिन का होता है, जैसे त्रियम करके अष्टांग में आता है, और त्रियम करके पंचरात्रि अनुबंधी सुश्रुत में आता है, वो उसमें चरक में आता है पंचरात अनुबंधी। तो चरक में 5 रात आता है लिखा हुआ है ना। भागवत में 3 रात लिखा हुआ आता है। सुश्रुत में ऐसा नहीं है, लेकिन सुश्रुत में ये जरूर लिखा है प्रथम 3 दिन छोड़ के, प्रथम 3 दिन छोड़ के, प्रथम 3 दिन छोड़ के। तो इस आधार पे यहाँ पे आंसर हम 3 दे रहे हैं, ठीक है। 3 सही आंसर है सुश्रुत के अनुसार। फिर आप भागवत के अनुसार स्तन का प्रमाण कितने अंजलि होता है, तो स्तन, स्तन 2 अंजलि होते हैं, तो 2 अंजलि। स्तन नहीं, स्तन होते हैं, तो इससे अपने फंडा बनाया था। स्तन कितनी संख्या में होते हैं, 2, 2 अंजलि। गर्भ में लिंग की उत्पत्ति किस मास में होती है, लिंग यानी कि अब तय हो जाएगा कि क्या बनने वाला है। तो दूसरे मास में बनता है पिंड, पेशी और अर्बुद। पिंड से पुरुष, पेशी से स्त्री, और अर्बुद से क्या पैदा होता है, नपुंसक, है ना। ये कौन से महीने का है, द्वितीय मास का होता है। यहाँ पर आंसर क्या है, गर्भ में लिंग की जो है उत्पत्ति किस माह में हो जाती है, दूसरे माह में। फिर और सूती का काल अलग होता है, सूती का स्वस्त्रव्रत काल अलग होता है। हाइजीन का ध्यान रखने का, वो 5 से 7 दिन तक रहता है, अष्टांग हृदय ने बताया है। फिर आओ, स्तन कीलक की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है, स्तन कीलक की प्रथम चिकित्सा क्या है, ये और श्रेष्ठ चिकित्सा, ये सब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घृतपान प्रथम चिकित्सा है, वहीं स्तनपान की श्रेष्ठ चिकित्सा है। तो आंसर क्या है यहाँ पर, काश्यप संहिता में दिया हुआ, नोट्स में भी है, कई बार आ भी चुका है।
तो आंसर क्या है? घृतपान। मासिक स्राव की औसत मात्रा कितना है? तो मासिक स्राव तो 40 से 80 ml होता है, लेकिन यहाँ मासिक रक्त स्राव पूछा गया है एक प्रकार से, जो कि 35 सीसी होता है कि मेंस्ट्रुअल में ब्लड लॉस कितना होता है। तो ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया था आंसर में। थोड़ा सा स्पेसिफिक मैं चीज बता रहा हूँ कि दो चीजें होती हैं। एवरेज ब्लड लॉस जो होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पर एवरेज जो ब्लड लॉस होता है वो 35 सीसी होता है। तो थोड़ा सा एग्जामिनर ने स्पेसिफिक नहीं लिखा, पहले इतने पेपर भी नहीं दिए जाते थे उनके, चैलेंजिंग कुछ होता नहीं था, तो 35 सीसी यहाँ पर एवरेज मासिक स्राव न होकर ब्लड लॉस जो होता है वो पूछा गया था। फिर आओ, गर्भणी किस मास में विशेष रूप से क्रस हो जाती है ना? तो क्रस कब होती है गर्भणी? जब माता के जो है गर्भ के रक्त एवं मांस में वृद्धि होती है। ठीक है, तो गर्भ के रक्त मांस में वृद्धि होती है, माता के रक्त मांस में जो है हानि हो जाती है ना? तब जाके गर्भणी क्रस होती है। तो रक्त में रक्त ही एकमात्र धातु है जो कि पंच महाभौतिक होती है। तो यहाँ पर 5 महीना आंसर बिल्कुल सही है। फिर और गर्भ की स्थिरता किस माह में होती है? तो अभी अपने उत्तराखंड पीएससी में भी क्वेश्चन लगा। ठीक है, तो गर्भ कौन से महीने में जो है स्थिर हो जाता है, वो अगला क्वेश्चन है। तो गर्भ गर्भाशय में जो है कौन से महीने में स्थिर हो जाता है? चौथे महीने में स्थिर हो जाता है। प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है तो चौथे महीने में। अभी जब अपन पेपर्स हल किए थे उत्तराखंड पीएससी में भी ये क्वेश्चन आया था, जोड़े बनाने के रूप में, कि कौन से महीने में जो है रक्त मांस की वृद्धि होती है, कौन से महीने में गर्भ गर्भाशय में स्थिर हो जाता है। ये रिपीटेशन एक प्रकार से है क्वेश्चनों का। फिर आओ, नाभिनाल जो है जो अम्लाइकल कॉर्ड होती है नाभिनाल, वो उसमें कितनी आरटी होती है, कितनी वेन होती है? तो एक जो फंडा था अपना याद रखने का, वही दोहरा रहा हूँ कि नाभिनाल क्या होती है? 2 in 1 होती है। 2 in 1, 2 in 1 यानी कि इसमें दो आर्टरी होती है, 1 वेन होती है, 2 in 1 होती है। 2 in 1 यानी दो आर्टरी 1 वेन। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, बहुत अभी अपन एग्जाम के क्वेश्चन लगाते जाएंगे तो बहुत मिलेगा ही। 2 in यानी दो आर्टरी 1 वेन। फिर आओ, सद्यो गृहीत गर्भा के लक्षण है पिपासा, शक्ति, श्रम, ग्लानि, सुख, स्वर्ण, धनबंध, है ना? तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। सुश्रुत ने बताए हैं ये। प्रजापति विधि द्वारा जात कर्म का विधान किस आचार्य ने बताया? तो वो आचार्य बागभट्ट हैं, है ना? जात कर्म जो है वो बागभट्ट में बताया गया है। आज हम जो कुमार व्रत पढ़ा रहे थे तो उसमें ये टॉपिक आया भी था, और मैंने वहाँ लिखा भी था कि ये छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा गया है। तो एक बार कोई पीएससी में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन की बहुत हार्ड मेमोरी बनती है, क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है ना? तो प्रजापति विधि से जात कम करने का विधान जो है किसने बताया? बागवट ने बताया हुआ है। फिर आए, प्राण प्रत्यागम में मंत्रोच्चार का विधान किस आचार्य ने बताया? तो मंत्रोच्चार पूर्वक कान में मंत्र बोलने का किसने बोला है? बागवट ने। ये दो क्वेश्चन यहाँ आए। नाभि नाल कर्तन के बाद में नाभि में कौन सा तेल सिंचन करते हैं? तो कुष्ठ तेल। ये भी बहुत रिपीट होता है, अभी अपन पेपर लगाया था उत्तराखंड पीएससी, उसमें भी था। फिर आज सुश्रुत के अनुसार जो है कोल समान औसत मात्रा किसमें देते हैं? कोल जो है अन्न में जो है कोल किसमें देंगे? अन्नाद में देंगे। इनके फंडे हमने देखा हुआ है कि एक क्वेश्चन है जो है उसमें भी आया था। तो क्षीर अन्नाद में दो शब्द होते हैं, क्षीर धन अन्न, क्षीर प्लस अन्न। तो इसका आंसर रहता है कोल धन अस्थि, कोल अस्थि, है ना? और जो है क्षीरब में अंगुल पर्व, और अन्नाद में जो है वो कोल के बराबर देते हैं। ठीक।
ये पूरा सब अपन को रिवाइज करते रहना है, ताकि बार बार क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हम बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। ये सब औसत की मात्रा होती है, घृत की मात्रा अलग होती है। फिर आओ संवर्धन घृत किस आचार्य की देन है। तो संवर्धन घृत जो है वो आपको मालूम है कि आचार्य काश्यप की देन है। काश्यप ने बताया है संवर्धन घृत, है ना। जो मूक मिनमिन जड़ आश्रित बच्चे होते हैं उनमें यूज किया जाता है संवर्धन घृत। तो अभी अपन ने ये क्वेश्चन लगाया, आगे ये पूछ लेंगे संवर्धन घृत जो है किस में यूज होता है, तो अपन को तुरंत मालूम होना चाहिए कि संवर्धन घृत जो है वो मूक, जो बोल नहीं पाते हैं, पंगु होते हैं, आश्रुत होते हैं, सुन नहीं पाते हैं, जो जड़ बच्चे होते हैं, है ना, फिजिकली हैंडीकेप्ड होते हैं, उनमें के लिए है संवर्धन घृत। फिर आप बाल शोष का वर्णन किस में है? तो अभी अपन ने एक एमपीपीएससी का पेपर लगाया था, उसमें पूछा था बाल शोष का किसने बताया है, ठीक है। तो यहाँ वहाँ पर आंसर बागवट था, यहाँ पर पूछा है कि किसने बताया, संग्रह संग्रह ने, हृदय ने। तो आपने जब इतने कठिन क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे रखा है कि बाल शोष दोनों ने बताया, संग्रह और हृदय ने, तो फिर बागवट वाला क्वेश्चन तो आप गलत कर ही नहीं सकते हो। तो एमपीपीएससी में आया था। पारिगर्भिक रोग की चिकित्सा का सिद्धांत क्या है? तो पारिगर्भिक रोग होता क्यों है? गर्भणी माता के स्तनपान से होता है। तो अब गर्भणी में तो दूसरा बच्चा आ चुका है, तो आपको तो नंबर लगना नहीं है, तो आप अपनी अग्नि अच्छी कर लो, अग्नि कर लो, खाने लग जाओ। तो पारिगर्भिक रोग में दीपन चिकित्सा करते हैं। फिर फक रोग का कारण कारण क्या है? श्लेष्मिक दुग्ध पीने से, गर्भवती माता के दुग्ध पीने से। तो दोनों सही है, क्योंकि फक रोग 3 प्रकार का होता है, क्षीरज, गर्भज और व्याधिज। तो क्षीरज में श्लेष्म दुग्ध आ जाता है ना। तो इसके जो कारण होते हैं वो 3 होते हैं। एक क्षीरज होता है, एक क्षीरज कारण होता है, एक गर्भज कारण होता है, एक व्याधिज होता है। 3 कारण होते हैं, तो इस प्रकार से ये दोनों आंसर इसमें सही है ना। जो फक दुग्धा है उसी को श्लेष्म दुग्धा कहते हैं। आगे क्वेश्चन ये भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये इससे रिलेटेड चीज मालूम होना चाहिए हमको। फिर और रसायन किसकी चिकित्सा में मुख्य रूप से प्रयुक्त होती है? तो रसायन, इस सुश्रुत ने बताया कि रसायन जो है वो मुख्य रूप से उत्पाद की चिकित्सा में यूज होता है। फिर और चरक के अनुसार नाभि नाल कर्तन कितने अंगुल पे करते? तो 8 अंगुल की दूरी पे करते हैं। चरक का यहाँ पूछा गया था, अभी एक पेपर लगाया था उत्तराखंड पीएससी का, उसमें सुश्रुत का पूछा था, है ना, 8 अंगुल पे। और बागभट ने कितना बताया है? 4 अंगुल की दूरी पे। फिर आओ बागभट ने जो त्रय उपस्तंभ होते हैं उसमें क्या नहीं माना है? तो चरक के त्रय उपस्तंभ होते हैं आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, चरक के, है ना। लेकिन बागभट के होते हैं आहार, निद्रा और अब्रह्मचर्य, यानी उन्होंने मैथुन को बताया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य। मतलब 2 चीजें हमें ध्यान रखना है। त्रिस्तंभ, चरक के त्रिस्तंभ में आता है आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। और बागवट वाले में आता है आहार, निद्रा और अब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य नहीं आता है, मतलब कुल मिला के। काश को आधारणी वेग किसने माना है? तो ये तो 14वां वेग है, जो कि बागवट ने बताया। काश को आधारणी वेग किसने माना है? बागवट ने। जन्मोदंश के 4 कारण होते हैं, वायु, जल, काल, देश। इसमें काल जो है सबसे गरिष्ठतम होता है, सबसे मेन है, क्योंकि काल से नहीं बचा जा सकता। तो जन्मोदंश में प्रधान कारणों में सबसे प्रधान कारण है काल। चरक जो विमान स्थान है, जन्मोदंश का जो चैप्टर है उसमें ये बताया गया है। फिर उपदंश के कितने भेद होते हैं? तो अभी अपन क्वेश्चन पढ़ रहे थे इससे पहले कि उपदंश में शिशिन अवतरण कौन से उपदंश का लक्षण है ना। तो अपन कोई चीज टॉपिक पढ़ते हैं तो तुरंत रिवीजन करना चाहिए कि 3 प्रकार 5 प्रकार होते हैं, वाता, पित्तज, कफज, रक्तज और सन्निपातज। वातज में एक वो स्तब्ध मृदता क्वेश्चन बनता है, और सन्निपातज में शिशिन अवतरण क्वेश्चन बनता है, जो कि पूछा भी जाता है, शिशिन का फटना, है ना। अभी कल एक पेपर लगाते समय अपन ने इस चीज को देखा था। सन्निपातज उपदंश का है। पुराने पेपर लगाने का मतलब नहीं है कि आप केवल आंसर्स को ध्यान रखें, उससे रिलेटेड चीज भी रिवाइज कर लें।
फिर आओ सुश्रुत में औपसर्गिक व्याधि नहीं माना है, तो सुश्रुत में कुष्ठ की चिकित्सा में ये सब बताए गए हैं। तो वहाँ पर जो है कुष्ठ आता है, ज्वर आता है, नेत्राभिषंध आता है और सोस आता है। ये सब औपसर्गिक रोगों में बताए गए हैं। लेकिन उपदंश जो है, होता तो औपसर्गिक रोग है, यानी एसटीडी डिसीज है, फैलता है, लेकिन उपदंश वहाँ पर नहीं बताया गया है। ठीक है, सुश्रुत में उपदंश नहीं बताया गया है। 4 रोग बताए गए हैं वहाँ पर, है ना, ज्वर, नेत्राभिषंध और जो है सोस और कुष्ठ। इसको याद रखने का तरीका भी है जो बताता हूँ मैं क्लास में, कि है ना, चारों के नाम को कैसे याद रखा जा सकता है। तो यहाँ नाम को याद रखने का तरीका है, औपसर्गिक जो रोग होते हैं वो फैलते हैं तो जनता नाराज होती है, तो जनता नाराज होती है तो जन, जन और आक्रोश, जन आक्रोश। तो यहाँ पर जन आक्रोश में हो गया ज्वर, नेत्राभिषंध, और है ना, जा और ना, और का से हो गया यहाँ पर कुष्ठ, और सा से हो गया है सोस, है ना। ये 4 व्याधियां होती, का से यहाँ कुष्ठ छूटा है, ये वाला नहीं होता है ना। तो यहाँ आंसर है उपदंश। फिर आओ, जल को शुद्ध करने की कितनी विधियां होती हैं, तो जल के दोष जो है 6 होते हैं। जल की स्वच्छता के कारण, है ना, शीतलता के उपाय 7 होते हैं। शुद्ध करने की विधियां भी कितनी होती हैं, 7 होती हैं। निक्षेपक जो है, जल के निक्षेपक कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो ये सब जो है तुरंत आपके दिमाग में रिवाइज होना चाहिए। 6 क्या थे, जल के दोष थे, ये 5 क्या थे, निक्षेपक जिसमें जल को रखते थे। 8 कुछ नहीं था, है ना। शुद्ध करने की विधियां भी 7 थी, शीतलीकरण के उपाय भी 7 थे। फिर आप विद्या उस काल में किस ऋतु के लक्षण मिलते हैं, तो सुश्रुत ने पूरे दिन भर में 6 ऋतुओं के लक्षण बताएं। तो जैसे वर्षा के लक्षण कब मिलते हैं, तो प्रदोष, रात्रि के प्रथम जो है स्टार्टिंग में, जैसे एकाएक अंधेरा आता है, वैसे ही बारिश होने पे एकाएक अंधेरा आता है। शरद ऋतु ठंड जैसा महसूस होता है अर्धरात्रि, आधी रात में हमें थोड़ा शरद ऋतु जैसा महसूस होता है ना। जो बसंत है वो, उसमें लक्षण पूर्वा, स्टार्टिंग, दिन के स्टार्टिंग में थोड़ा हल्की ठंड थी। और उषा काल यानी उषा काल जो है, लक्षण किसके हैं, हेमंत के। ठंड जो है, अर्ली मॉर्निंग ठंड लगती है हमको, उषा काल का लक्षण है हेमंत। फिर आओ, अम्ल रस के साथ में दूध जो है कौन सा विरुद्ध है, वीर विरुद्ध का उदाहरण होता है मछली और दूध, ये वीर का उदाहरण होते हैं। और संयोग विरुद्ध का उदाहरण होते हैं दूध के साथ में अम्ल चीज खाना, या गुड़ के साथ में मकोए खाना, ये विरुद्ध संयोग होते हैं। मात्रा जो होते हैं मधु सर्पी, है ना, ये सम मात्रा में नहीं लिए जाते हैं मधु सर्पी। और यहाँ पर एरंड की लकड़ी पर भुना हुआ मोर का मांस, है ना, ये जो है संस्कार नहीं है, मोर का मांस खाना, ये संस्कार विरुद्ध में आते हैं। तो तुरंत सारी चीजें रिवाइज करो। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, अम्ल के साथ दूध का संयोग जो है कौन सा है, संयोग विरुद्ध है। अम्ल के साथ में दूध सेवन करना कौन सा संयोग विरुद्ध है, संयोग विरुद्ध है। फिर आओ, फिरंग रोग का गंध रोग नाम से वर्णन जो है किसने किया हुआ है, तो वो भाव प्रकाश है। भाव प्रकाश ने रस कर्पूर का प्रयोग बताया है, और फिरंग रोग को क्या नाम दिया है, गंध रोग नाम दिया है। तो इसका आंसर जो है वो भाव प्रकाश है। वाशुकर किसकी कमी से होता है, तो हम सभी को मालूम है प्रोटीन की कमी से होता है, इसमें सूजन आ जाती है शरीर में। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये क्या कहलाते हैं, बहिरंग कहलाते हैं। और धारणा ध्यान समाधि, ये क्या कहलाते हैं, अतरंग कहलाते हैं। तो अष्टांग योग में 5 चीजें बहिरंग कहलाती हैं, और 3 चीजें जो है अतरंग कहलाती हैं। धारणा ध्यान समाधि, इनको अतरंग कहते हैं। फिर समसन क्या होता है, तो पत्थ अपत्य को मिलाकर सेवन करना क्या कहलाता है, समसन कहलाता है।
पत्थ और अपत्य गृहिणी वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि पत्त अपत्य को इकट्ठा मिला के सेवन करना क्या कहलाता है, समसन कहलाता है। ठीक है। और सुश्रुत में पढ़ते थे कि हित और अहित को मिला के सेवन करना क्या कहलाता है, समसन कहलाता है। तो दो जगह इसका अपन उल्लेख करते हैं, एक चरक में पढ़ते हैं, एक सुश्रुत में पढ़ते हैं। ये चरक में जो गृहिणी चैप्टर है वहां का पूछा गया है ना। फिर और नेस्ट की चिकित्सा क्या कहलाता है, उपदा रहित चिकित्सा को नेप्ति कहते हैं। उपदा होती है किसी चीजों को पाने की तीव्र इच्छा, और उसको दूर हो जाना जो है वो उपदा रहित चिकित्सा क्या कहलाती है, नेस्ट की चिकित्सा कहलाती है। ये भी चरक में लिखा हुआ है, चरक सारी स्थान का है, अध्याय पहले का। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता रहता है। फिर आओ योगा कर्म सुकौशलम, कर्म करने का उपदेश किसमें दिया गया है, कर्म करते जा फल की इच्छा मत करे। तो फंडे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर गलत होना ही नहीं है, गीता में दिया गया है। तो योगा कर्म सुकौशलम किसका श्लोक है, गीता का है ना। पतंजलि में तो योग चित्त वृत्ति निरोधनम करके है, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है ना। तो उसका आंसर क्या है, गीता का है। फिर आप भोजन के बाद किए जाने वाला एकमात्र आसन कौन सा होता है, वज्रासन में खाना जो है और पचता है। तो इसका आंसर क्या है, वज्रासन। फिर त्राटक क्या होता है, तो त्राट नौली धोती बस्ती त्राटक जो है वो ये षट कर्मों में आते हैं, है ना। षट चक्र अलग होते हैं, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध चक्र, षट कर्म में आते हैं। फिर चित्त प्रसादन के उपाय है मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा। करुणा इसमें लिखा नहीं है, तो ये चार चित्त प्रसादन के उपाय होते हैं। तो इसका आंसर क्या, ऑल, है ना, सभी, है ना। फिर आप प्राणायाम में पूरक रेचक कुंभक क्या अनुपात क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर जो है गलत हो जाते हैं, क्योंकि अपन जल्दबाजी में पढ़ते नहीं है कि क्या पूछ रहे हैं। यहाँ जो पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि पूरक रेचक कुंभक पूछा गया है, ना कि पूरक कुंभक रेचक, है ना। तो यहाँ आंसर पहला सही नहीं है। कभी कभी जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं और अपन आंसर क्या लगा देते हैं कि पहला वाला सही है, जबकि यहाँ पूरक रेचक कुंभक पूछा है, तो इस हिसाब से जो है 1:2:4 आंसर जो है वो सही है। तो ये जल्दबाजी न करें पढ़ने में, है ना। पढ़ने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप पहले ही आंसर लगा दोगे इसमें। आपको देखना है कि देखो कुंभक जो है वो यहाँ बीच में ना होके लास्ट में लिखा हुआ है। फिर अतिरंग और बहिरंग की कड़ी जो है वो क्या कहलाती है, तो प्रत्याहार कहलाती है। प्रत्याहार अतिरंग और बहिरंग की बीच की कड़ी होती है। मणिपुर चक्र जो है कहाँ होता है, तो नाभि में होता है, आप सभी को मालूम है ना। नाभि में मणि पहनते हैं, और ये अपने फंडे हैं कि दिल को दुखाया आहत किया। अनाहत चक्र कहाँ होता है, हृदय में। कंठ में कौन होता है, शुद्ध वायु लेना है, विशुद्ध होता है। और गुदा में कौन सा होता है, मूलाधार होता है। फिर आओ सुश्रुत ने स्वास्थ्य की परिभाषा किस चैप्टर में दी है, तो सुश्रुत ने स्वस्थ क्या होगा, शरीर, शरीर पहले कौन से चैप्टर में बताया है, जहाँ शुरू में ही बोला है दो धातु मल मूलम ही शरीरम। तो दो धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञान एवं अध्याय में स्वस्थ की परिभाषा सुश्रुत ने दी है ना। फिर सारंगधर के अनुसार केस की उपधातु है, जल्दी बताओ क्या है, केस की उपधातु क्या है सारंगधर के अनुसार, केस। सारंगधर का अपना फॉर्मूला था सम, SAM सम, और पेड, कैश, ओज। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला था। तो स्वस्थ की परिभाषा अपन ने देखा था, स्वस्थ दो धातु मलमूलम ही शरीरम। तो शरीर स्वस्थ होता है तो दो धातु मल क्षय वृद्धि अध्याय जो सूत्रस्थान का 15वां अध्याय है उसमें बताया गया है। तो यहाँ पर अपन ने देखा था अतरंग बहिरंग की कड़ी क्या है ना। तो यहाँ पर 78 वाला क्वेश्चन तो था कि पूरक रेचक कुंभक का अनुपात क्या है।
तो यहाँ कुंभक बीच में लिख के लास्ट में लिखा है, तो जल्दबाजी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन के जवाब देने की, अब पहले ही लगा दो। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि पूरा एक होता है, रेचक दो होता है, कुंभक चार होता है, तो ये आंसर सही था। अतरंग और बहिरंग के बीच की घड़ी क्या है? प्रत्याहार, दोनों के बीच में, है ना। धारणा ध्यान समाधि उसके बाद चालू होते हैं। मणिपुर चक्र कहाँ होता है? नाभि में। हृदय में अनाहत चक्र होता है। कंठ में विशुद्ध चक्र होता है। गुदा में मूलाधार चक्र होता है। सुश्रुत ने स्वास्थ्य की परिभाषा कौन से चैप्टर में दी है? तो सुश्रुत ने सूत्र स्थान का जो 15वां अध्याय है, दोष धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञानम अध्याय, उसमें दी है। सारंगधर के अनुसार केस किसकी उपधातु क्या है? तो ये अपना फॉर्मूला था कि पहले एक जो है रस की होती है स्तन्य, है ना। रक्त की होती है आर्तव, और मेद की होती है मांसवेद, और इसका होता है प्रस्वेद, और दंत होती है अस्थि की, केस होती है मज्जा की। तो यहाँ पर आंसर क्या सही है? मज्जा आंसर जो है वो सही है। स्वस्वरत का क्वेश्चन है वो तो, 79 प्रत्याहार वाला। स्वस्वरत में पढ़ते हैं अतरंग और बहिरंग की घड़ी क्या होती है? प्रत्याहार होती है। फिराओ ऊच की गंध कैसी होती है? तो सर्पी रस, लाजा गंधी, मधुरस, है ना, लाजा गंधी होती है। सर्पी वर्ण, मधुरस और लाजा गंधी। रोम च्योति यानी बाल किसके कारण झड़ते हैं? तो पसीने के कारण, पसीना जो है श्वेत की क्षय से होता है रोम च्योति। केदारी कुल्या न्याय सम्मत, या सम्मत पूछा है, प्रवर्तक नहीं पूछा है ना। तो सम्मत और प्रवर्तक दो अलग चीजें हैं। प्रवर्तक जो है वो है सुश्रुत। केदारी कुल्या न्याय का प्रवर्तन किया सुश्रुत ने गर्भ के पोषण के संदर्भ में। और सम्मत जो है वो समर्थक कौन है? भाव प्रकाश। भाव प्रकाश ने समर्थन दिया हुआ है केदारी कुल्या न्याय को। फिर आते हैं कोष्ठ तोद संचरण किसका लक्षण है? तो बात के संचय में पहला होता था कोष्ठ पूर्ण, पहले पूर्ण आता था, फिर प्रकोप में आता था तोद। यहाँ पर प्रकोप आंसर है, क्योंकि प्रसर में होता था बीमार गमन, तो यहाँ पर तोद लिखा है तो वो प्रकोप का है। फिर आओ दोष दुस्समूर्छना रोगों का क्या कारण है? ये क्वेश्चन जो है पदार्थ विज्ञान का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो दुस्समूर्छना में जो है वो असमवायी कारण होता है। और समवायी कारण क्या होता है? दोष वैषम्य, दोष वैषम्य आरोग्यता, दोष वैषम्य होना समवायी कारण होता है। दो दुस्समूर्छना जो है वो असमवायी कारण होता है। और ये जीवाणु, नित्याहार विहार, ये सब निमित्त कारण होते हैं रोग को उत्पन्न करने में। आचार्य चरक के अनुसार जो है अनुपसय का अंतर्भाव उन्होंने क्या में किया है? तो निदान में किया है ना? अनुपसय का वर्णन नहीं किया, उसका अंतर्भाव निदान में किया है। विस्तार वचन क्या होता है? निर्देश। पहले कोई समाचार पत्र में प्रकाशित हो जाता है कि ये वैकेंसी आने वाली होती, और फिर बाद में उसका डिटेल आता है। तो समास वचनम उद्देश्य, है ना, संक्षेप जो है वो उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या है? समाज वचनम। और विस्तार वचनम क्या होते हैं? निर्देश। फिर और नाड़ी परीक्षा का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ है ना। तो कणाद ने तो नाड़ी विज्ञान थी, कण कण में विज्ञान है। कणाद की बुक का नाम क्या है? नाड़ी विज्ञान। सारंगधर में नाड़ी परीक्षा का उल्लेख आया हुआ है। इनकी जो है बुक है, मतलब जो किताब है उसमें नाड़ी परीक्षा बताई गई है। ठीक है। इनकी इनकी जो बुक है उसका नाम है नाड़ी परीक्षा। और संहिताओं में कहाँ बताया गया है? तो सारंगधर में बताया गया है। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है इसके, चाहे तो लोग रावण लगा सकते हैं, रावण में है कि बुक का नाम नाड़ी परीक्षा है, लेकिन नाड़ी परीक्षा विधि, एक विधि शब्द में यहाँ चूक रहा हूँ, जो है विधि शब्द लगा दूंगा तो यही आंसर बनेगा शायद शब्द यहाँ पर। नाड़ी शब्द, नाड़ी परीक्षा विधि, देन आंसर सही है सारंगधर। फिर आओ काय शब्द का क्या अर्थ होता है? तो काय शब्द का अर्थ, काय चिकित्सा में जो है अपन जठराग्नि की चिकित्सा करते हैं, तो इसका आंसर क्या है? जठराग्नि। फिर आओ युक्ति व्यापस है किसके भेद हैं? तो युक्ति व्यापस है और देव व्यापस है जो है
किसके भेद है? इक्ति व्यापसय और देव व्यापसय जो है वो चिकित्सा के भेदों में आते हैं। एक इक्ति व्यापसय चिकित्सा होती है और एक देव व्यापसय चिकित्सा होती है। इक्ति व्यापसय और देव व्यापसय चिकित्सा। स्वेदन के अयोग्य कौन है? वात रक्त संधिवात गत्सी। संधिवात में और गत्सी में तो स्वेदन कराते ही हैं अपन। और यहाँ वात रक्त में क्या होता है? रक्त में पित्त का आश्रय मानते हैं। यहाँ वात रक्त को जो है, आंसर सही है कि वात रक्त में स्वेदन नहीं कराएंगे। विरेचन कर्म किसमें वर्णित है ना? अधोग रक्तपित्त में तो विरेचन होता है, वमन कराते हैं। राजक्षमा में तो मल की रक्षा की जाती है। मधुमेह में तो जो है, मधुमेह में तो उसके हिसाब से निर्णय होता है, स्थूल और क्रस के हिसाब से। और स्वेदना में स्वेदना में स्नेहयुक्तम पक्षाघाते तु विरेचनम। पक्षाघात का श्लोक है, पक्षाघाते तु विरेचनम। तो यहाँ पर पक्षाघात श्लोक सही है। फिर आओ चतुर्मेद रसायन कौन कौन से हैं? तो चतुर्मेद रसायन में आता है मोलेठी, जो है मंडुकपर्णी स्वरस, शंखपुष्पी कल्क और ब्राह्मी स्वरस, है ना? इनका मंडुकपर्णी और ब्राह्मी का क्या होता है? स्वरस। इसका चूर्ण होता है मोलेठी का। और शंखपुष्पी का क्या होता है? काल्क होता है। तो यहाँ पर ये पूछे हैं, फिर इसके किसका क्या होता है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। आचार रसायन में प्रयुक्त द्रव्यों की संख्या। तो आचार रसायन में जो है द्रव्य शून्य होते हैं, मतलब औसत द्रव्य नहीं होते हैं, औसत द्रव्य शून्य होते हैं, द्रव्य दो होते हैं, है ना? औसत द्रव्य जो है शून्य होते हैं और द्रव्य जो है वो दो होते हैं, क्षीर और घृत। ये यहाँ पर आंसर दिया ही नहीं गया एक प्रकार से। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कोई नहीं। बाजीकरण औषधीय एकांग बीज रस, वो तो वात व्याधि में। पितरांतक लो, वो तो पिदर में है। पुष्यनक चूर्ण जो है पिदर में है। पुष्प धनवा रस जो है सारंगधर ने बताया वो क्या है? वाजीकरण योग्य। ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण क्या है? मतलब 100% जिसको कह सकते हैं कि आप देह मन में संताप हो, अंदर और बाहर जलन हो, देह मन में टेम्परेचर आ जाए, तो उसका ज्वर का प्रत्यात्मक लक्षण है। एकल लक्षण है संताप, है ना? है ना, ये इसका प्रत्यात्मक लक्षण है, कार्डियक साइन है। और एकल लक्षण पूछते हैं, एक एकल लक्षण, तो फिर आंसर होता है संताप। फिर आप शीतोपलादी चूर्ण का काय में प्रयुक्त होता है? तो शीतोपलादी त्वचा छोटी पिपली बहुलक त्वचा अंतार्ध द्विगुणतम लेयर सरसों, 5 घटक होते हैं और इसमें शीतोपलादी ज्यादा मात्रा में रहती। तो ये आर्द्र घास में यूज करते हैं और एक्सपोर्टेंट यानी और कफ पैदा करेगी, वो बाहर निकाल देगी। शुष्क घास में हम तालिसादी चूर्ण मानते हैं। तो इसका आंसर है आर्द्र घास। अम्ल पित्त का चिकित्सा सिद्धांत क्या है? तो अम्ल पित्त में जो है स्वमार्ग हरणम चिकित्सा होती है। जिस मार्ग से दोष आए, मतलब है ना, ऊर्ध्व मार्ग से अपन वमन कराते हैं। जबकि प्रतिमार्ग हरणम चिकित्सा जो है वो रक्त पित्त की होती है, अम्ल पित्त की स्वमार्ग हरणम होती है। ये तो बहुत सरलतम पेपर था, ये भी नया क्वेश्चन है, लेकिन अब कई एग्जाम में पहली एग्जाम में पीएससी में सिलेक्शन हो गया था 2008 में, पोस्टिंग भी हो गई थी। अब धीरे धीरे कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया है। अब कल जो हम छत्तीसगढ़ पीएससी लगाएंगे उसमें जीके के भी 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो वो आपके हिसाब से जो आप पैटर्न हो गया उसके हिसाब से वो पेपर है। कल हम सीजीपीएससी 2017 का लगाएंगे। आज के लिए इतना ही।